तो जैसे कि आपको पता है हम अब शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं यूनिट 11 थर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस की, जिसकी हमने एक्सरसाइज शुरू की हुई है और अब हम उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को शुरू करने लगे हैं। सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म ऑन लीव्स एंड ग्रास इन अ स्प्रिंग मॉर्निंग। यहाँ पर वो ये पूछ रहे हैं कि एक बाहर की सुबह पत्तों और घास पर ड्यू के यानी कि शबनम क्यों पैदा हो जाती है, शबनम के कतरे क्यों पैदा हो जाते हैं। तो इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। स्प्रिंग में आपके पास जो स्प्रिंग है उसके मौसम में आपके पास टेम्परेचर तो लो होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी हवा में बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी यानी कि हवा में जो नमी है, यानी हवा में जो पानी है। अब जब मॉर्निंग में जब मॉर्निंग होती है तो वो उससे पहले हमारे पास रात हुई होती है। रात को टेम्परेचर्स बहुत कम हो जाते हैं, तो कंडेंसेशन के थ्रू, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी कम हो गए हैं, तो जो हवा के अंदर पानी है वो कंडेंस कर जाता है इनटू लिक्विड, और वो अ लीव्स और ग्रास पर रुक जाता है। अ अ, तो इस वजह से हमारे पास जब हम सुबह उठते हैं तो स्प्रिंग मॉर्निंग में, क्योंकि अभी रात गुज़री होती है, उसमें काफ़ी ठंडा टेम्परेचर होता है, हाई ह्यूमिडिटी है, तो कंडेंसेशन के थ्रू हमारे पास लीव्स और ग्रास पर ड्यू ड्रॉप्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरिएशन ऑन सब्लिमेशन एंड डेपोज़िशन। तो यहाँ पर वो ये पूछ रहे हैं कि बुनियादी तौर पर प्रेशर और टेम्परेचर का सब्लिमेशन और डेपोज़िशन पर क्या इफ़ेक्ट है। तो सबसे पहले अगर हम लोग सब्लिमेशन को देखें, यानी कि हमारे पास डायरेक्ट अगर कोई सॉलिड गैस में चला जाए, तो सब्लिमेशन का प्रेशर के साथ एक इनवर्स रिलेशन है। क्योंकि अगर आपके पास ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं और आप फ़ोर्स इनको हीट करते हैं, इनको सब्लिमेट करने के लिए, तो इन्होंने हवा में एस्केप करना है। अब अगर तो हवा का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा, तो उतना ही इनके लिए एस्केप करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सब्लिमेशन उतनी ही ज़्यादा, उसका जो रेट है वो कम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर के साथ सब्लिमेशन का ऑफ़ कोर्स एक डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, उतना ज़्यादा पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी और वो एस्केप कर सकेंगे। अब अगर हम लोग सब्लिमेशन के उलट यानी कि डेपोज़िशन की बात करें, जो कि है अगर एक गैस डायरेक्टली सॉलिड में आ जाए, तो इसका अगेन सब्लिमेशन के उल्टा उ उ उ उल्टी किस्म का इफ़ेक्ट होगा। अगर हम लोग प्रेशर की बात करें, तो डेपोज़िशन का प्रेशर के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन है। ओके। अब हमारे पास गैस के पार्टिकल्स हैं और उन्होंने डेपोज़िट होना है इनटू सॉलिड। अब उन्होंने अपनी एनर्जी लूज़ करनी है और उन्होंने करीब आना है सॉलिड फ़ॉर्म करने के लिए। तो अगर आउटसाइड प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इनके लिए करीब आना उतना ही ज़्यादा आसान होगा। इसलिए प्रेशर का और डेपोज़िशन का एक डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, उतनी ज़्यादा डेपोज़िशन होगी। इसी तरीके से अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें, तो टेम्परेचर के साथ डेपोज़िशन का एक इनवर्स रिलेशन है। अब चूँकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, उतनी ही पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज़्यादा होगी, तो उनके लिए सॉलिड में कन्वर्ट होना उतना मुश्किल होगा। जितना टेम्परेचर कम होगा, पार्टिकल्स के पास कम एनर्जी होगी, उतना वो आसानी से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकेंगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वेपर्स फॉर्म ऑन द हैंडल एंड सिलेंडर ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर व्हाइल इट इज़ डिस्चार्ज। अब यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास एक फायर एक्सटिंग्विशर है जिससे आग बुझाई जाती है, उसका कुछ इस तरह का सिलेंडर होता है और इस तरह से उसके साथ एक हैंडल होता है। तो उसके ऊपर वेपर्स, यानी कि वही जिस तरह हमने पहले ड्यू ड्रॉप्स की बात की, उसके ऊपर इस तरह से लिक्विड क्यों फ़ॉर्म हो जाता है उसके हैंडल के ऊपर और उसके सिलेंडर के ऊपर जब उसको खोला जाता है? उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर हमारे पास प्रेशराइज़्ड गैस होती है, यानी ये वो गैस है जिसको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रखा गया है। अब जब जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, तो वो तमाम की तमाम प्रेशराइज़्ड गैस जो है वो बाहर निकलेगी। उसका तमाम जो प्रेशर है वो एकदम से वो लूज़ कर देगी। जब वो एकदम से लो प्रेशर में आएगी, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ठंडी हो जाएगी। एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाएगी और इस वजह से इसीलिए वो आग को भी बुझा पाती है, और जब वो बाहर आएगी, तो उसी के साथ-साथ आपका जो सिलेंडर है और आपका जो हैंडल है, वो भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। अब अगेन वो ठंडा हो जाएगा, तो कंडेंसेशन की वजह से जो हवा में वाटर वेपर है, वो आपके पास कंडेंस हो जाएगा सिलेंडर और हैंडल के ऊपर। नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज स्वेटिंग हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी डाउन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि पसीने से हमारी बॉडी ठंडी कैसे होती है एक्सरसाइज करते हुए। तो इसका ऑफ कोर्स रीज़न है इवेपोरेशन। हमने पढ़ा था इवेपोरेशन का कूलिंग इफेक्ट। तो अगर ये हमारा हाथ है और इसके ऊपर अगर हमारे पास स्वेट है यानी कि पसीना है, तो ये ऑफ कोर्स ऊपर सूरज की गर्मी तो है ही, उसकी वजह से हमें पसीना आएगा। हमारी ये बॉडी से हीट लेकर इवेपोरेट कर जाएगा। जो मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं हमारी बॉडी से एनर्जी लेकर मोर एनर्जेटिक होंगे और फिर हवा में सरफेस से इवेपोरेट कर जाएंगे। ये तमाम का तमाम स्वेट जो है वो इवेपोरेट कर जाएगा। हमने इवेपोरेशन के कूलिंग इफेक्ट के बारे में बात की थी, जो कि यही है कि वो जो मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं वो कहीं न कहीं से एनर्जी ले रहे हैं। इस केस में वो हमारे हाथ से हीट को लेते हैं। तो वो हमारे हाथ से हीट को लेकर दूर जा रहे हैं, ओवरऑल हमारी बॉडी को वो ठंडा करके जा रहे हैं। तो स्वेटिंग हमारी बॉडी को इसलिए कूल डाउन करती है क्योंकि स्वेट इवेपोरेट करता है और इवेपोरेशन का एक कूलिंग इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि कंसीडर अ पीस ऑफ मेटल एक्स। एक पीस को कंसीडर करें, एक मेटल एक्स है, इनिशियली एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। इट इज़ प्लेस्ड ऑन अ हीटर विच इज़ प्रोवाइडिंग हीट एट अ कांस्टेंट रेट अंटिल इट रीचेज अ फाइनल टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस। हीटर ने उसको 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया है। द मेटल हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 250 डिग्री सेल्सियस। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 250 डिग्री सेल्सियस है। सबसे पहले वो हमें कह रहे हैं ड्रॉ अ टेम्परेचर टाइम ग्राफ इलिस्ट्रेटिंग द चेंजेस इन टेम्परेचर ऑफ मेटल एक्स एज इट इज़ हीटेड। तो सबसे पहले वो हमें कह रहे हैं कि एक टेम्परेचर टाइम ग्राफ ड्रॉ करें इस चीज़ के लिए। तो अगर हम लोग एक टेम्परेचर टाइम ग्राफ ड्रॉ करें, हम लोग इधर टेम्परेचर रखेंगे और इधर टाइम रखेंगे। वाई एक्सिस पे हम लोग टेम्परेचर को रखेंगे और एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को रखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि वो मेटल ऑफ कोर्स एक सॉलिड है। तो हम लोग शुरू करेंगे, ये मेटल एक्स का ग्राफ है टेम्परेचर टाइम ग्राफ का एज अ सॉलिड। ये मेटल अभी एक सॉलिड है और इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि इधर हमारे पास राइट हियर हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है जहाँ से हमने इसको हीट करना शुरू किया है। अंटिल ये पहुँचेगा हमारे पास 250 डिग्री सेल्सियस पर। अब 250 डिग्री सेल्सियस पर इसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये मेल्ट कर जाएगा इनटू लिक्विड। यहाँ पर हमारे पास 250 डिग्रीज सेल्सियस होगा और इसके बाद ये एक हीटर ने इसको हीट किया है अंटिल 400 डिग्री सेल्सियस। तो क्लियरली इसका भी बॉइलिंग पॉइंट इसका भी बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया होगा क्योंकि उन्होंने यहाँ पर लिस्ट नहीं किया है। तो ये चला जाएगा आपके पास अंटिल 400 डिग्रीज सेल्सियस। ये है इस मेटल एक्स का टेम्परेचर टाइम ग्राफ। पहले वो सॉलिड में था और लिक्विड में चला गया और मेल्टिंग हुई है एट 250 डिग्री सेल्सियस। तो पहला पार्ट हो गया है। दूसरे पार्ट में वो कहते हैं नाउ एग्जामिन अ डिफरेंट मेटल वाई विच हैज़ a higher latent heat of fusion compared to metal X. Both metals have identical melting points and heat capacities. The heating procedure for metal Y is conducted under the same energy supply rate as metal X. Describe how the temperature time graph for metal Y will differ from that of metal X, considering the implication of its greater latent heat of fusion. तो वो कह रहे हैं एक दूसरा मेटल Y है और बाकी तमाम चीज़ें बिल्कुल सेम है, स्पेसिफिक हीट भी सेम है, कंडीशन भी सेम है, बस उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज़्यादा है। तो उसका टेम्परेचर टाइम ग्राफ डिफ़र कैसे करेगा? तो वो सिर्फ इस तरह डिफ़र करेगा अ, कि उ वो उसका सॉलिड पार्ट ये सारा इसी तरह होगा, लेकिन जब वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुँचेगा, जो कि वो कह रहे हैं मेटल वाई के लिए भी सेम है, तो चूँकि उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज़्यादा है, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा मेल्ट करने में। तो ये वाला जो हॉरिज़ॉन्टल पार्ट है, ये थोड़ा बड़ा होगा एंड देन फिर वो कंटिन्यू करेगा एज़ लिक्विड। तो सिर्फ़ यही एक डिफ़रेंस होगा कि उसका जो मेल्टिंग पार्ट है, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा और वो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हाउ डज़ द प्रेशर इन अ कार टायर चेंज ड्यूरिंग अ लॉन्ग ड्राइव ऑन अ हॉट डे। तो वो कह रहे हैं कि अगर एक बहुत लंबी ड्राइव ली जाए एक गर्म दिन पर, तो जो गाड़ी का टायर है उसके अंदर जो प्रेशर है, उसके अंदर जो गैस का प्रेशर है, उसके साथ क्या होगा। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो चूँकि एक हॉट डे है तो ऑटोमेटिकली जो गाड़ी का टायर है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा और इसके अलावा एक बहुत लंबी ड्राइव भी ली है तो फ्रिक्शन की वजह से भी जो गाड़ी का टायर है वो काफ़ी गर्म हो जाएगा। तो ये तो बात क्लियर है कि गाड़ी का टायर का जो टेम्परेचर है
वो इंक्रीज़ करेगा। तो ऑटोमेटिकली जब टेम्परेचर गाड़ी के टायर का इंक्रीज़ करेगा तो अंदर जो गैस है उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करेगा। अब हमारे पास लॉ है कि जो गैस के लिए अगर उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, चूँकि टायर का वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा, वही वॉल्यूम रह रहा है, तो टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर भी बढ़ेगा और इसका रीज़न यही है कि चूँकि अंदर पार्टिकल्स हैं गैस के, जब उनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनको काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। एक तो ये कि मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन्स होंगी और जो कोलिजन्स होंगी वो और ज़्यादा फ़ोर्स के साथ होंगी। तो ऑटोमेटिकली जो आपके पास प्रेशर में एफ डिवाइडेड बाय ए है तो एफ बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर यही है कि आपके पास प्रेशर इंक्रीज़ करेगा जब आप एक लॉन्ग ड्राइव लेंगे एक हॉट डे में अ, गाड़ी पर। नेक्स्ट, और वन थिंग इस लॉ को कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, इसको गे लुज़ेक्स लॉ कहा जाता है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अंडरस्टैंडिंग थर्मल एक्सपेंशन हेल्प प्रिवेंट क्रैक्स इन साइड वॉक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। तो वो कह रहे हैं कि थर्मल एक्सपेंशन के बारे में अगर मालूम हो तो जो साइड वॉक्स हैं, यानी कि अगर ये रोड है तो इसके साथ जो फुटपाथ है बुनियादी तौर पे साइड वॉक्स, कैसे अगर हमें उनको बनाते वक़्त थर्मल एक्सपेंशन के बारे में इल्म हो तो उनके अंदर हम लोग क्रैक्स से बच सकते हैं हॉट वेदर में। तो इसका आंसर यही है कि जो हॉट जब गर्मी होगी तो हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन होगी और हमारे पास चीज़ें एक्सपैंड करेंगी। यानी कि साइड वॉक जो है वो हमारे पास एक्सपैंड करेगा। अब अगर तो हमें थर्मल एक्सपेंशन के बारे में इल्म नहीं होगा तो हम एक सॉलिड पीस ले लेंगे कंक्रीट का या किसी भी चीज़ का और उसको रख देंगे। हॉट वेदर में जब वो एक्सपैंड करेगा तो उसके पास कोई जगह नहीं होगी जाने के लिए, तो ऑटोमैटिकली अंदर क्रैक्स आना शुरू हो जाएँगे। लेकिन अगर हमें बनाते हुए इस चीज़ का इल्म हो थर्मल एक्सपेंशन का, तो कई सारे तरीके अपनाए जा सकते हैं इस चीज़ को बचाने के लिए। हो सकता है बीच में आप स्लैब्स रखें और फिर बीच में कुछ जगह छोड़ दें, जिस तरह से रेल रोड्स में किया जाता है, जिनको हम लोग जॉइंट्स कहेंगे, ताकि जब वो एक्सपैंड करें तो वो इस जगह में एक्सपैंड कर सकें। या हो सकता है एक फुल अगर स्लैब भी ली गई है तो एंड में जाकर थोड़ी-सी जगह छोड़ दी जाए। गैप्स इनको कहा जाता है। तो हो सकता है कि हम एक पूरी स्लैब ले लें और एंड में जगहें छोड़ दें, एंड में गैप्स छोड़ दें। तो तब भी हम लोग क्रैक से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन के बारे में मालूम होना लाज़मी है ऐसी चीज़ें बनाते हुए, ताकि इन चीज़ों में क्रैक्स ना आएँ। नेक्स्ट, इमेजिन यू आर स्टक इन द स्नो विद योर कार, व्हिच वुड बी मोर इफेक्टिव फॉर मेल्टिंग द स्नो ट्रैप्ड अंडरनीथ, अ पॉट ऑफ हॉट वाटर और अ हाई पावर्ड हीट लैम्प। वो कह रहे हैं कि इमेजिन कीजिए कि आप बर्फ़ में फँस चुके हैं अपनी गाड़ी में, तो कौन-सा तरीका ज़्यादा बेहतर है नीचे मौजूद बर्फ़ को मेल्ट करने के लिए? अ, एक गर्म पानी का पॉट या एक हाई पावर्ड हीट लैम्प? तो इसका आंसर है कि एक गर्म पानी का पॉट, क्योंकि जो गर्म पानी का पॉट है वो इंस्टेंटली हीट सप्लाई कर देगा। जो नीचे मौजूद आइस है वो उसको इंस्टेंटली मेल्ट कर देगा और ये एक बहुत फ़ास्ट प्रोसेस होगा। क्योंकि वो पानी जाएगा, अ, आइस पर जाएगा और एकदम से उन दोनों के दरमियान वो आइस जो है वो उससे हीट एब्ज़ॉर्ब कर लेगी और इन दोनों के दरमियान जो टेम्परेचर का ट्रांसफ़र है वो इंस्टेंटली हो जाएगा। जबकि अगर हम लोग एक हाई पावर्ड हीट लैम्प के बारे में बात करें, तो वो स्लोली हीट सप्लाई करेगा आइस को। यानी कि वो एक कांस्टेंट तरीके से हीट सप्लाई करता रहेगा, लेकिन ज़ाहिर है वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा जितना हॉट वाटर होगा। तो अगर तो आपका मकसद एकदम से आइस को मेल्ट करना है, जल्दी से आइस को मेल्ट करना है, तो पॉट ऑफ हॉट वाटर ठीक है। लेकिन अगर आपका मकसद है कि स्लोली लेकिन एक कांस्टेंट रेट पे आइस को मेल्ट किया जाए, तो एक हाई पावर्ड हीट लैम्प बेहतर है। लेकिन कोई ऐसा क्यों चाहेगा, तो एक पॉट ऑफ हॉट वाटर एक गुड ऑप्शन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अ प्लांट्स लीव्स हेल्प टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द प्लांट? यहाँ पर बात हो रही है, अगर आपके पास एक प्लांट है या आपके पास सॉइल है और इसके ऊपर आपके पास एक प्लांट है, तो होता ये है कि हर प्लांट में नेचुरली एक प्रोसेस होता है जिसको ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। ट्रांसपायरेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि उसके पत्तों के अंदर जो मौजूद पानी है, वो इवेपोरेट करता रहता है सन की हीट से।
वो पानी इवेपोरेट करता रहता है और ये हर वक़्त प्लांट में होता रहता है। इसके कई सारे प्लांट को फ़ायदे हैं, जिनमें से एक फ़ायदा जो हम अभी डिस्कस करने लगे हैं। अब प्लांट के अंदर इस तरह का एक पाइप होता है जिसको ज़ाइलम कहा जाता है, उसको बस एक पाइप समझा जा सकता है और ये पाइप एक पत्ते तक जाता है। इसका मकसद है सॉइल से पत्ते तक पानी को पहुँचाना। तो इसको हम लोग ज़ाइलम कहते हैं, बस एक पाइप है। अब होगा क्या कि यहाँ पर आपके पास पानी मौजूद होगा और यहाँ पर आपके पास जाइलम के आगे रूट्स होंगी और इस पानी के अंदर आपके पास न्यूट्रिएंट्स डिज़ोल्व होंगे। प्लांट पानी को 2 मकसद के लिए लेता है, एक फ़ोटोसिंथेसिस के लिए और एक जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स अब्ज़ॉर्ब्ड हैं, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, इनको हासिल करने के लिए। लेकिन मसला ये है कि इस पानी ने ऊपर जाना है ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो ये खुद से तो नहीं जाएगा, इसको खींचना पड़ेगा और ट्रांसपायरेशन का एक फ़ायदा ये है कि ये इस पानी को खींचता है। अब जब यहाँ पर से यहाँ पर से जब पानी इवेपोरेट करता है तो ये एक नेगेटिव प्रेशर बिल्ड करता है, एक किस्म का सक्शन बिल्ड करता है। जैसे आप किसी स्ट्रॉ के अंदर से सक करते हैं, उस तरह से पानी यहाँ से सक किया जा रहा है। तो इस वजह से ऑटोमैटिकली एक पुल क्रिएट हो जाता है, जिससे पानी ऊपर मूव करना शुरू कर जाता है, जिसे ट्रांसपायरेशन पुल कहा जाता है। तो इससे प्लांट को जो है वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में और इस तरीके से प्लांट जब भी वाटर ऊपर जा रहा होता है, प्लांट इसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स भी ले लेता है। तो थ्रू इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अ प्लांट्स लीव, plant obtains nutrients and transports water. Next. How does adding ice to a drink cool it more effectively than adding cold water? तो ये कह रहे हैं कि अगर एक ड्रिंक के अंदर आइस को डाला जाए, मतलब जैसे ठंडा करने के लिए डाला जाता है, तो आइस डालना क्यों बेहतर है, बजाय इसके कि आप ठंडा पानी डालें? अ, तो इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, जो आइस है उसके जब वो मेल्ट करेगी तो वो कुछ एक्स्ट्रा हीट भी रिलीज़ करेगी, जो कि हमारे पास है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चूँकि आइस एक सॉलिड है और कोल्ड वाटर लिक्विड है, तो आइस की फॉर्म में गई थी तो उसने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को भी अब्ज़ॉर्ब कर लिया था। जब वो पानी में आके मेल्ट करेगी तो वो जो अ अ, हीट एब्ज़ॉर्ब करेगी, उसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी शामिल होगी। यानी कि वो ज़्यादा हीट एब्ज़ॉर्ब करेगी पानी से और उसको ज़्यादा ठंडा करेगी, बनिस्बत कोल्ड वाटर के जो कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आइस है ही नहीं। तो इस वजह से हमारे पास आइस को ऐड करना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा हीट को एब्ज़ॉर्ब करेगी, जो कि है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और पानी को ज़्यादा ठंडा करेगी या जो भी ड्रिंक है उसको ज़्यादा ठंडा करेगी। तो इसी के साथ हमारे तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जो 11th शॉर्ट क्वेश्चन है वो फॉर्मेटिव है, यानी कि वो पेपर में नहीं पूछा जाएगा। थैंक यू।